टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका और उसके कोशिकांग। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कोशिका है, कोशिका पादप कोशिका भी हो सकती है और जंतु कोशिका भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो जंतु विज्ञान है, ठीक है, जो जूलॉजी है, उसके जो जनक हैं वो कौन थे? अरस्तु। क्लियर? तो जो जंतु विज्ञान है उसके जनक हो गए कौन? अरस्तु। और दूसरा है पादप विज्ञान, ठीक है, यानी बॉटनी, उसके जनक कौन हो गए? थियोफ्रस्टस। तो ये दो फादर हो गए जूलॉजी और बॉटनी के, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान के। जो कोशिका है उसकी जो उत्पत्ति है, एक शब्द है जिसको बोलते हैं सेलुला। इस सेलुला शब्द से ही कोशिका की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। दूसरा है कि जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, जो जिस सेल है, सेल की स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव को क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो कोशिका है उसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई। क्लियर? रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई। ठीक है, और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये दो चीजें आपको यहां याद रखनी है कि सर्वप्रथम कोशिका जो थी उसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट हुक को ही जो फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि कोशिका जो होती है, ठीक है, किस तरह से आगे चल करके इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो अगला है कोशिका के संगठन के स्तर, यानी जो कोशिका है उसने किस तरह से एक पूरे शरीर का निर्माण किया। किसी भी सजीव का जो शरीर है वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो उसका जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार से हुआ? जो कोशिका है, कोशिका को किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी सजीव की सबसे छोटी संरचना जो कि शरीर का निर्माण करती है, संरचनात्मक यानी संरचना के दृष्टिकोण से, क्रियात्मक क्रिया की दृष्टि से, एक कोशिका के अंदर सभी जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, शरीर की छोटी से छोटी जो क्रिया है वो किसके अंदर संपन्न होती है? कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसीलिए कोशिका को शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यह जो कोशिका हैं, समान आकार और आकृति की कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक क्या है? एक समान आकार, आकृति और कार्य करने वाली कोशिकाएं। समान आकार, आकृति कैसे हो गए? समान आकार और आकृति, साथ में कार्य करने वाली जो संरचना है, जो कोशिकाएं हैं, मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। अब जो ऊतक है, ऊतक किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। जो जैसे किडनी हो गई, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट हो गया, तो समान कार्य करने वाले जो ऊतक हैं, उन कोशिकाओं का जो संगठन जिन्होंने ऊतक का निर्माण किया था, वह ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? किसी अंग तंत्र का, अंग तंत्र का, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें अलग अलग अंग आ जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जीभ आ गई, मुंह आ गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, ये सभी जो अलग अलग अंग हैं, इन सभी अलग अलग अंगों ने मिलकर के क्या बनाया? एक अंग तंत्र का निर्माण बनाया। ठीक है, और ये जितने भी सारे सभी अंग तंत्र हैं, ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। एक शरीर में बहुत सारे
अंग तंत्र होते हैं और ये सभी अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया कोशिका के संगठन का स्तर। ठीक है, सबसे पहले कोशिका ने मिलकर के क्या बनाया? समान आकार आकृति कोशिकाओं ने मिलकर के बनाया ऊतक, और ऊतकों ने मिलकर के क्या बनाया? अंग। बहुत सारे अंगों ने मिलकर के क्या बनाया? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्रों ने मिलकर के क्या बनाया? शरीर का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद जो कोशिका, इसके बारे में बात हो गई। कोशिका समस्त सजीव जो शरीर का सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात आती है कि जो जीवित कोशिका थी, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी ना, वो जो कोशिका थी वो थी मृत कोशिका। जो कॉर्क यानी जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो डाट होती हैं बोतलों में लगाने के लिए, तो उस बोतल के ढक्कन में जो लकड़ी के बनते थे पहले, उसमें साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख करके रॉबर्ट हुक ने उस कोशिका की खोज की थी, जो कि कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के रूप में किसकी खोज की थी? शुक्राणुओं की और जीवाणुओं की, यानी बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर? अब ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यहां पर दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वहां पर तो आ जाएगा रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के रूप में कौन सी कोशिकाओं की खोज की थी? तो शुक्राणु यानी स्पर्म और बैक्टीरिया यानी जीवाणु। और ल्यूवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का जो फादर है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह बात हो गई हमारी कोशिका के बारे में यहां तक। इसके बाद कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत क्या था? किसने दिया था? जो कोश का सिद्धांत है वह दिया गया था स्लीडन और स्वान के द्वारा। स्लीडन और स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत की बातें क्या थी? ठीक है, इसके 3-4 मुख्य रूप से पॉइंट हैं कि कोई भी सजीव, कोई भी जो जीव है, उसका जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। किसी भी जीव की जो उत्पत्ति है, जो जीव है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? एक कोशिका से होती है। ठीक है, जैसे मानव की बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? किसी भी जीव का निर्माण करते हैं। तो किससे उत्पत्ति हुई है? शुक्राणु और अंडाणु से मानव की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी जो कोशिका है वह जो बनती है वह पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। किसी भी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। तो प्रत्येक सजीव का प्रारंभ किससे हो रहा है? एक कोशिका से होता है। क्लियर? दूसरा है, नई जो कोशिका बन रही है वह किससे बन रही है? पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। ये आप जानते हैं कि मान लो कि ये कोई सेल है, तो शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं वो हटती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो जब इस कोशिका में विभाजन होगा तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। और जो जननांग है, या ये कहें कि जो शुक्राणु और अंडाणु हैं उनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि जननांगों में संपन्न होती है। वहां पर 2n कोशिका से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? आधी। तो उस विभाजन को क्या बोल देते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्र यानी गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? वहां पर आधी हो गई। ठीक है, तो किसी भी कोशिका की उत्पत्ति किससे हो रही है? पहले से स्थित या पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। तो ये बात हो गई हमारे कोशिका सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कोशिका के भागों के बारे में।
तो कोई भी जो कोशिका है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मान लो कि ये कोशिका है एक, ठीक है। तो ये जो कोशिका है, कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण ये जो है, अगर यह है जंतु कोशिका है तो इसका बाह्यतम आवरण क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्थूल स्तर और पाया जाता है जो कि पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इनका विशेष लक्षण होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, पहला कंपोनेंट हो गया कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका के बीचों बीच में, इस कोशिका के बीचों बीच में एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भरा रहता है तरल पदार्थ जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। तो ये मुख्य कंपोनेंट होते हैं कोशिका के। लेकिन हमारा जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे मुख्य रूप से वो क्या है, कोशिकांग। अब वो कोशिकांग कहां होते हैं, जो कोशिकांग है वह इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिका द्रव है उसी कोशिका द्रव के अंदर स्थित रहते हैं। अलग अलग कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, इसी के साथ साथ मान लो गोल्जी काय हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। तो ये जो तमाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो तमाम भाग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ये कहां स्थित होते हैं, कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। इस आधार पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। जैसे बात करें कि प्रोटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल से मिलकर के बना होता है। प्रोटोप्लाज्म का जो मतलब है किस किस से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव और उसके साथ में क्या चीज आगे, कोशिकांग आगे। लेकिन यही फिर दूसरी बात कर देते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे। तो यहां पर दो तरह से है, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। जब कोशिका द्रव में से मान लो सभी कोशिकांगों को हटा दिया, जितने भी कोशिकांग हैं, ये जो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं इनको हमने इसमें से हटा दिया, तो इसके अंदर क्या रह गया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में केवल और केवल क्या बचा, कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव को हम क्या बोलेंगे, हाइलोप्लाज्म, यानी पारदर्शी द्रव जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो इस पारदर्शी द्रव को क्या बोलेंगे हम, हाइलोप्लाज्म। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कोशिका अंगों रहित, कोशिका अंगों रहित कोशिका द्रव को हाइलोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर, कोशिका अंगों के बिना इसको इस तरह से बोल सकते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग रहित कोशिका द्रव। कोशिकांग रहित कोशिका द्रव क्या कहलाता है, हाइलोप्लाज्म कहलाता है। और यदि इन कोशिकांगों को अलग से जब हमने निकाला तो इन सभी कोशिकांगों को संयुक्त रूप से, ठीक है, सभी कोशिकांगों को, सभी कोशिकांगों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से याद रखें कि ये क्या बढ़ाते हैं, ट्रैफिक बढ़ाते हैं। कोशिका द्रव के अंदर क्या बढ़ाते हैं, ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, ठीक है, वहां भीड़ भाड़ कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, तो हाइलोप्लाज्म, अगर कोशिकांग हटा दिए तो हाइलोप्लाज्म, और यदि कोशिकांगों को अलग से हमने जो रखा है उन सभी कोशिकांगों को अलग से हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक है
साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिका द्रव है उसके अंदर अपना मैसेंजर आरएनए एमआरएनए भेज करके जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो क्रियाएं चल रही हैं, निर्माणकारी, विध्वंसकारी या नष्ट होने वाली क्रियाएं जो चल रही हैं, उनको नियंत्रण करता है, ठीक है। तो केंद्र क्या है, इन सबका नियंत्रक होता है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे कोशिकांगों के बारे में कि हमारे कोशिकांग कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो कोशिकांग है, पहला है गोल्जी काय, कि गोल्जी काय क्या है, इसकी क्या संरचना होती है और क्या इसके कार्य हैं। तो इसकी जो खोजकर्ता थे गोल्जी काय के, वो कौन थे, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कौन थे, इसके खोजकर्ता थे। अब इसके अन्य नामों की बात करें हम गोल्जी काय के, तो इसको मिडिल मैन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिडिल मैन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित जो प्रोटीन है उसको चेक करता है, या ये कहें कि उसकी लेबलिंग करता है कि यह प्रोटीन कोशिका द्रव के अंदर ही काम आएगी या कोशिका द्रव से बाहर दूसरी कोशिकाओं के लिए भेजनी है, कहां भेजना है, ठीक है। तो कौन सी प्रोटीन कहां काम आएगी इसकी लेबलिंग करता है, मिडिल मैन का काम करता है, चेक करने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं मिडिल मैन ऑफ सेल के नाम से इसे जाना जाता है। प्लियोमॉर्फिक यानी बहुत सारे रूपों में ये पाया जाता है, इसलिए इसे कह देते हैं प्लियोमॉर्फिक कोशिका। जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लें कि जो पादप हैं उसमें यह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, और जिसका जो नाम है पादपों में से क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम। पादपों में से क्या बोल देते हैं हम, डिक्टियोसोम के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पादपों में से किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। और कैसे पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये पाया जाता है, ठीक। अब बात करें इसकी संरचना के भागों के बारे में, तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, रिक्तिकाएं और आशय यानी वेसिकल। सिस्टर्नी क्या होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं इसमें लंबी नलका रूपी संरचना, ठीक है। ये जो वाला भाग है ये क्या कहलाता है, इसका सिस्टर्नी कहलाता है, ठीक। दूसरा है इसकी ट्यूब्यूल्स, इनके जो बीच बीच में जो भाग हैं इसके, ये जो अलग अलग नलकाओं के रूप में इस तरह से रहते हैं, ये वाले भाग इसके क्या कहलाते हैं, इसके ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तीसरे और चौथे हो गए वैक्यूल और वेसिकल। इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो रिक्त अवकाश होते हैं उनको हम बोल देते हैं वैक्यूल्स, और छोटी छोटी पुटकाओं के रूप में यहां से जो बनती हैं गोलाकार संरचनाएं उनको बोल देते हैं वेसिकल्स। तो ये इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स और वेसिकल, ये आपको इसके 4 नाम पते होने चाहिए कि जो गोल्जी काय के 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज इसके काम, कि यह मुख्य रूप से कहां काम आता है। तो सबसे पहला काम लाइसोसोम के निर्माण में, यह किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का, जो कि एक दूसरा कोशिकांग होता है, उस दूसरे कोशिकांग का निर्माण ये करता है। किसका निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण करता है। दूसरा है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण ये करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम क्या होता है, मान लो ये शुक्राणु है, ठीक है, इसके ऊपर एक भाग होता है, ठीक है, एक आवरण होता है शुक्राणु का जो इसको कवर करके रखता है, जो इसके हेड का निर्माण करता है। इस वाले भाग को बोलते हैं हम एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इसी के द्वारा ही जो शुक्राणु है अंडे में प्रवेश कर पाता है, ठीक है। तो ये इस एक्रोसोम का निर्माण करता है। और अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा श्रावण के केंद्र, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा श्राव होता है, उसके ये मुख्य केंद्र होते हैं। तो ये इसके मुख्य कार्य
होते हैं गोल्जी काय के। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पहला कोश का अंग, ठीक, जिसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी थे। मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गन है, ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। पादपों में इसे किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसके 4 कंपोनेंट हैं और इसके कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के केंद्रीय होते हैं। अगला जो हमारा दूसरा जो भाग है उसका नाम है लाइसोसोम। इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा था? हमने अभी पढ़ा था। किसके द्वारा निर्माण हो रहा है? गोल्जी काय के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम गोल्जी काय द्वारा निर्मित, गोल्जी काय द्वारा निर्मित। ठीक, इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे डी डुबे। ठीक है, खोजकर्ता का क्या नाम है? डी डुबे। यह एकल कला झिल्ली से निर्मित होते हैं या कवर्ड रहते हैं। इसी प्रकार से कैसे कि मान लो कि ये एक वेसिकल के रूप में होते हैं, तो ये जो कवर्ड है, इसका एरिया जो कवर्ड है ये क्या है? सिंगल लेयर होती है। कुछ कोशिकांगों में क्या होता है? ये डबल लेयर होती है, 2 बार कवर इसके ऊपर पाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है? ये सिंगल, एक बार कवर रहती है ये। ठीक है, तो ये एकल कला झिल्ली के द्वारा निर्मित रहते हैं। ठीक, जो एक संरचना है एकल कला झिल्ली है। और ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर जो क्या चीज भरी रहती है, यानी कौन किस तरह का पदार्थ भरा हुआ रहता है, तो इसके अंदर मतलब अत्यधिक या प्रबल प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, यानी जो पाचक प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? प्रबल प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की चीज को पचाने की क्षमता होती है। इस जो लाइसोसोम है, इन जल अपघटनीय एंजाइमों के भरे हुए होने के कारण ही इसे हम कोशिका का जो आत्मघाती थैला या एटम बम के रूप में भी जानते हैं। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइसोसोम है फट गया किसी कारण से, विषैले पदार्थ खाने की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से या किसी भी क्रियाविधि की वजह से। तो जब ये किसी कोशिका के अंदर है, मान लो इसका केंद्रक है और ये इसके अंदर लाइसोसोम है, तो ये लाइसोसोम फट गया तो इसके जो पाचक रस हैं वो कहां आ जाएंगे? कोशिका द्रव में आ जाएंगे। और ये कैसे एंजाइम है? जल अपघटनीय एंजाइम है। तो जहां जहां ये जाएंगे, जो इसके संपर्क में आएगा, उन सभी कोशिका अंगों को क्या कर देंगे? कोशिका के सभी भागों का पाचन कर देंगे। तो क्या होगा? लास्ट में कोशिका की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या किया? इसने कोशिका को मार दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला। एटम बम अपने आसपास की जो जितनी भी एक एरिया होता है पूरी की पूरी जगह को विध्वंस कर देता है, नाश कर देता है। तो उसी प्रकार से ये भी अपनी जो आसपास की कोशिका हैं या जो कोशिका का जो पूरा भाग है, उस कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। इसकी जो सर्वाधिक संख्या है वो किसमें पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी प्रकार की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। इसकी प्रकार की बात करें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल बॉडी और ऑटोफेगोसोमस के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी इनको कब कहेंगे? जब किसी नवनिर्मित कोई लाइसोसोम है, कोई नया नया लाइसोसोम बना है, तो उसके अंदर क्या है? नए नए पाचक रस हैं, एसिड हाइड्रोलेजेज या जल अपघटनीय एंजाइम भरे हुए हैं। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोल देते हैं? शुरुआत में प्राथमिक लाइसोसोम कह देते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, जब प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में फैगोसोम्स मिल गए। फैगोसोम यानी कोई भी पाचन करने योग्य वस्तु आ गई, किसी जो कोशिका ने रिक्तका ने किसी कोशिका के अंदर कोई चीज आई जिसका पाचन करना है, और जो पाचन करना है वह वस्तु किसके संपर्क में आ गई? अंदर आ गई, लाइसोसोम के अंदर आ गई। तो उसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को संयुक्त मिलाकर के सेकेंडरी लाइसोसोम कह देंगे। अब क्या होगा? उस चीज का, फैगोसोम का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद अपचित पदार्थ हैं वो किसके अंदर रह जाएंगे? इस लाइसोसोम के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, पचित पदार्थ हैं वो कोशिका के काम में ले लिए जाएंगे। ठीक है,
तो अब जो रह गई, जो वस्तु रह गई, अपचित वाला भाग रह गया किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, तो उस कंडीशन में उसे बोल देंगे रेसिडुअल बॉडी, एक प्रकार के लाइसोसोम है। चौथा है ऑटोफोगोसोम, तो जब पचित होने वाले कोशिकांगों को रखने वाले, जब जो पचित होने वाले कोशिकांग हैं, कभी कभी जो पुराने कोशिकांग हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, पचा दिया जाता है, तो पचित होने वाले कोशिकांगों को जब पचा करके रखते हैं अंदर, ठीक है, तो उनको क्या बोल देते हैं, टर्सरी प्रकार, सॉरी, ऑटोफेगोसोम्स कह देते हैं। ऑटो माने खुद के, तो खुद के ही जो पाचन कर दे, खुद के कोशिकांगों का जो पाचन कर दे, तो खुद के कोशिकांगों का जो भक्षण कर ले, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में आपको केवल मेन चीज ये याद रखनी है कि इसे आत्मघाती थैला के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज डी डूबे ने की, और लाइसोसोम के जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। क्लियर, तो गोल्जी इकाई के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये तीन चीजें इसमें आपको यहां मुख्य रूप से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जाल का, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो खोजकर्ता थे वो थे पोर्टर। ठीक, इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहते क्यों है, देखो ये जो कोशिका है इसके बीचों बीचों क्या हो गया, केंद्रक। अब यहां से शुरू होती है ये संरचना और इस तरह से कोशिका झिल्ली तक ये उपस्थित रहती है। ठीक, तो कहां से, केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक ये स्थित रहती है। तो एक तरह से ये कोशिका को आकृति प्रदान करने का काम करती है, कंकाल का काम कर रही है, एक निश्चित आकार आकृति प्रदान कर रही है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, कोशिका का कंकाल कह देते हैं। और ये जो संरचना है कैसी है, झिल्ली नुमा, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, झिल्लियों का तंत्र भी कह देते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं और झिल्लियों का तंत्र भी इसे कहा जाता है। क्लियर, अब इसकी संरचना की बात करें, टाइप की बात बाद में करेंगे कि इसकी जो संरचना में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जिस तरह से गोल्जी इकाई में वहां पर 4 कंपोनेंट थे, ठीक है, सिस्टर्नी थी, वहां पर ट्यूब्यूल्स थी, वैक्यूल थी और वेसिकल थी। इसी तरह से यहां पर सिस्टर्नी पाई जाती हैं, दूसरा वेसिकल भी यहां पर पाई जाती हैं और तीसरा ट्यूब्यूल भी यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो वहां वैक्यूल नहीं पाई जाती है। क्लियर, वैक्यूल कहां पाई जा रही थी, गोल्जी इकाई में पाई जा रही थी। अब ये सिस्टर्नी हो, इस तरह की होती है सिस्टर्नी, इस तरह की वेसिकल होती हैं और ये होती हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नलका रूपी संरचना। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। यह 2 प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। और किसे स्मूथ कहेंगे और किसे रफ कहेंगे, तो इसका डिसाइड होता है राइबोसोम्स के आधार पर। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे कह देते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते उसे कह देते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे कि ये है, तो यहां पर ये दानेदार रूपी संरचनाएं हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, रफ, क्योंकि ये दाने रूपी संरचना हमें दिखाई देगी, सतह इसकी कैसी है, चिकनी नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि यहीं पर इस संरचना के ऊपर इस तरह से होती है और इसके ऊपर ये जो राइबोसोम से ये नहीं होते, तो यही क्या कहलाती, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती। अब इनके कार्य की बात करें कि रफ का क्या काम है और स्मूथ का क्या काम है, तो सीधे सीधी बात है, राइबोसोम से हमें पता चल रहा है कि राइबोसोम का जो काम है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर राइबोसोम रहेंगे वह किससे जुड़ जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण। तो किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और जो स्मूथ है
तो उसका हम पता लगाएंगे जो वसा है या तेल है वो कैसा रहता है, चिकना। ठीक है, तो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण करेगी वो कौन करेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मुख्य काम है डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण। कोई भी विषैले पदार्थ खाने पर, सेल के अंदर जाने पर उसका निराविषीकरण, उस जहर को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो स्थायी होती है वो रफ प्रकार की होती है और जो कम स्थायी होती है वो स्मूथ प्रकार की होती है। अब अगला जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को क्या कह देते हैं, सूत्र कणिका। अब इसकी जो खोज करता थे वो थे अल्टमान, कि भाई इन्होंने बताया था कि इस तरह का कोशिकांग भाई कोशिका के अंदर पाया जाता है और इसका ये काम है। लेकिन इसको जो नाम दिया गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो दिया था सी बेंडा ने। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से इसे जाना जाता है। कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एटीपी है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण ये करता है। ठीक, दूसरा ये श्वसन के मुख्य केंद्र होते हैं। तीसरा नेक्स्ट है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह से जो केंद्रक है वो कंप्लीट ऑटोनोमस है, पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है पूरी कोशिका के ऊपर, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस है। किस तरह से है, क्यों है, क्योंकि यह खुद के अंदर ही डीएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके लिए जितना प्रोटीन और डीएनए की आवश्यकता होती है उसका निर्माण ये स्वयं कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। दूसरा है सर्वाधिक व्यस्त कोशिकांग, लगातार कार्य करता रहता है, क्योंकि शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लगातार रहती है, तो इसलिए सर्वाधिक व्यस्त कोशिकांग के नाम से कौन सा जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और दोहरी इकाई झिल्ली के द्वारा यह घिरा हुआ रहता है। इससे पहले बात आई थी कि एकल कला झिल्ली से, लेकिन यह कैसा है, दोहरा इकाई कला झिल्ली से ढका हुआ रहता है। जैसे इसमें ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आंतरिक मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई एक इसके बाहर की। ठीक है, इसलिए इसे बोल देते हैं दोहरी इकाई कला झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग। इसकी जो अंदर की जो इकाई कला झिल्ली है वह अंदर की तरफ उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है जगह जगह पर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो बाहर की लेयर है वो तो कवर कर ही रही है, लेकिन अंदर की जो इकाई कला झिल्ली है वह जगह जगह अंतर्वलित होकर के उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है, जिनको हम क्या कह देते हैं यहां पर, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इन उंगलीनुमा प्रवर्धों को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इस माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसके अंदर जैसे हम सेमी ऑटोनोमस की बात कर रहे थे, तो इसी के माइटोकॉन्ड्रिया के ही इसके अंदर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसी का खुद का डीएनए है। तो राइबोसोम क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसका निर्माण कर देते हैं, डीएनए से डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एटीपी से रिलेटेड। क्या है कि जो एटीपी है उसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की इकाई है वह क्या है, एटीपी। एटीपी का निर्माण क्या कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, अब जो एटीपी है उसमें शर्करा कौन सी उपस्थित होती है, राइबोस।
ठीक, इससे हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी एक एटीपी से हमें मिलती है। ठीक, अब जो एटीपी का निर्माण है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो हो रहा है, लेकिन कहां पर हो रहा है, F1 कणों के ऊपर हो रहा है। तो F1 कण किसे कहते हैं, जो डंबल रूपी संरचना है ना क्रिस्टी के ऊपर, यहां पर ये वाली संरचना, इनको बोलते हैं हम F1 कण। एक अणु ग्लूकोज से कितने एटीपी बन रहे हैं, 38। ये आपको याद रखना है कि एक अणु ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, नेट एटीपी जो बनते हैं, कुल ऊर्जा का जो उत्पादन होता है कितना होता है, 38 एटीपी का होता है। एटीपी शरीर की बताई थी आपके लिए कि समस्त जैविक क्रियाओं के लिए, जो हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब के लिए ऊर्जा किससे मिलती है, हमें एटीपी से। और एटीपी का निर्माण कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एटीपी के बारे में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारक काय। ठीक, इस तारक काय के दो नाम और हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कई बार, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही नाम है, जो किसके नाम है, तारक काय के। क्लियर, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दोनों किसके नाम है, तारक काय के। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम है, इसकी जो खोजकर्ता थे वो बेंडेन थे, नाम बोवेरी ने दिया था, और पादपों में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी पादपों में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो सेंट्रोसोम या तारक काय जो है, इनके ऊपर इकाई कला झिल्ली नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो तारक काय है इसके ऊपर इकाई कला झिल्ली नहीं पाई जाती है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दोहरी इकाई कला झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। और तीसरी चीज, इनका जो काम है, मुख्य काम है, कोश का विभाजन में सहायता करना। कोशिका का विभाजन में कैसे सहायता करते हैं, किसी भी कोशिका में कोशिका का जो विभाजन होगा, जो मध्य पटल का बनेगी, वो कहां बनेगी, ठीक है, विभाजन का तल क्या रहेगा, उसका निर्धारण ये तारक काय करते हैं। इनकी जो संरचना है, आपको केवल इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कि जो संरचना है इसकी गाड़ी के पहिए के समान होती है, जिसको बोलते हैं हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी जो व्यवस्था होती है वो 9+0 के रूप में होती है, ठीक है ना। आपको केवल इतना याद रखना है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है और 9+0 की व्यवस्था इसमें पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो कोशिका है उसका सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, राइबोसोम। इस राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई 2 पॉइंट। इसके बाद इसके जो ये हो गई कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हो गई, इसको किसके नाम से और जाना जाता है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। खोजकर्ता थे क्लाउडे और नाम दिया था पैलाडेन, ठीक है। राइबोसोम की खोज जैसे की जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, क्लाउडे, और इसको जो राइबोसोम नाम दिया कि भाई इस कोशिकांग को हम राइबोसोम कहेंगे, तो वो किसने कहा, पैलाडे ने कहा था, ठीक है। पैलाडे ने इसको ये नाम दिया था। स्तनधारियों की आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं और झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। तारक काय के ऊपर भी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती और राइबोसोम के ऊपर भी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और सबसे छोटा क्या है, कोशिकांग है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। और प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं
और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो उच्च कशेरुकी की जो होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है 80S प्रकार के राइबोसोम। लेकिन जो ये राइबोसोम है ये 2 उपइकाइयों के बने हुए रहते हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो वहां 80S प्रकार का राइबोसोम है, तो ये 2 60S और 40S के मिलने से बनते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक 70S और किससे बनेंगे 50S और 30S उपइकाइयों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 60 और 40 100 हो गए तो साहब ये तो 100S हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी कुछ कॉमन बीच में जुड़ने में काम आ जाता है, कुछ भाग बीच में जुड़ने में काम आ जाता है। इसी तरह से यहां पर भी कुछ भाग कॉमन जुड़ने में काम आ जाता है। ठीक, तो ये होता है राइबोसोम के बारे में। अब जो राइबोसोम की दोनों ये उपइकाई हैं, इनको जो जोड़ने का आपस में काम करता है उसका काम करता है मैग्नीशियम आयन। तो ये मैग्नीशियम आयन इन दोनों उपइकाइयों को बांधने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट है रिक्तकाएं। जो रिक्तकाएं हैं ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती हैं, पादपों में पाई जाती हैं। ठीक, रिक्तकाएं जो होती हैं इनमें क्या चीज भरी होती है, मुख्य प्रकार से इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो आयंस हैं और जल है वो भरा हुआ खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। जल और खनिज लवण इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, पत्तियों के अंदर या पादप के अंदर जल और खनिज लवण की जो सांद्रता है, उनका जो संतुलन है, उसको ये बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे ही खनिज लवणों की सांद्रता कम हुई तो इन रिक्तकाओं से निकल करके पादप की अन्य कोशिकाओं में संचरण कर जाता है, चला जाता है। अधिकता हुई वहां पर तो वहां से निकल करके ये रिक्तकाओं में स्टोर हो जाते हैं खनिज लवण और जल। अब जो रिक्तकाएं हैं कहां उपस्थित रहेंगी और किस प्रकार के पादपों में ये एब्सेंट रहेंगी, तो मरुद्भिद यानी जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनमें ये सबसे बड़ी होती हैं। रिक्तकाओं की जो आकार साइज रहेगी वो मरुद्भिद पादपों में बड़ी रहेगी, और जो जलोद्भिद है यानी जल के अंदर हैं उनमें ये अनुपस्थित रहती हैं, क्योंकि वहां जल से ही ये विभिन्न प्रकार के लवणों का और जल का बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जलोद्भिद पादपों में जल की अधिकता है तो वहां तो ये क्या रहती हैं, अनुपस्थित, और मरुद्भिद पादपों में ये बड़ी होती हैं क्योंकि वहां जल नहीं रहता, तो खनिज लवण की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता बैलेंस करने के लिए पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये बात होता है रिक्तकाओं के बारे में। टोनोप्लास्ट, जो रिक्तकाएं हैं उनका जो बाहरी आवरण है वह क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट। तो ये आपको याद रखना है, टोनोप्लास्ट क्या है, रिक्तकाओं का बाह्य आवरण। ठीक, अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है कोशिका का मुख्य कंट्रोलर है। ठीक है, निर्देशक है। कोशिका की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। तो केंद्रक के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट हुक। इसको यहां से कंफ्यूज नहीं करना है, रॉबर्ट हुक कोशिका के थे। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन किसके हैं, केंद्रक के। क्लियर। और ये कैसे हैं, दोहरी इकाई कला झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी इकाई कला झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, उसी प्रकार से केंद्रक भी दोहरी इकाई कला झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोहरी इकाई कला झिल्ली से निर्मित या घिरी हुई संरचना होती है। जो केंद्रक है कोशिका की, मैंने बताया कि ये कोशिका की समस्त क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक कौन होता है, केंद्रक होता है। कोशिका की समस्त आनुवांशिक सूचनाओं का केंद्रीय केंद्रक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन पदार्थ, या इस क्रोमेटिन पदार्थ को ही हम कह देते हैं गुणसूत्र। इसलिए ये क्या है, समस्त जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनका केंद्रीय होता है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है।
केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह क्या रहता है, उपस्थित। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जितने भी उच्च कशेरुकीय जंतु हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनमें यह उपस्थित होता है। अब लेकिन अपवाद की बात करें तो कहां ये अनुपस्थित नहीं रहेगा, कि ये जो जितने भी स्तनधारी जो जंतु हैं, इनकी जो परिपक्व आरबीसी होती है, और जंतुओं में तो ये हो गया, लेकिन पादप कोशिकाओं में फ्लोएम की चालनी नलिकाएं, चालनी नलिका जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो केंद्रक है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी है हमारी, जो इमेच्योर आरबीसी जब शुरुआत में बनती है तब उसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे ही परिपक्व आरबीसी बनती है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में आ सके, ऑक्सीजन को कैरी कर सके, तो प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है, तो वहां पर केंद्रक नहीं पाया जाता। उसी प्रकार से पादप की जो चालनी नलिका कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां इसके कुछ अपवाद हैं स्तनधारियों में। ऊंट और लामा जो जंतु हैं, स्तनधारी हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसी तरह से जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग ये होता है। तो जो जंतु कोशिका हैं, जो जीव हैं, उनकी जो कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो कौन होता है? केंद्रक। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में हो गई। और सबसे छोटा कौन सा था हमारा? राइबोसोम। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? केंद्रक हो गया, और सबसे छोटा राइबोसोम। अब केंद्रक के कंपोनेंट की बात करें, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं? तो केंद्रक के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट होते हैं, या इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले इसकी केंद्रक झिल्ली, क्या हो गया पहला पार्ट? केंद्रक झिल्ली। ठीक। दूसरा, इसके अंदर क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल। तीसरा, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और चौथा और इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हो गया ये वाला केंद्रिका। तो ये 4 भाग इसके होते हैं, केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन जाल, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। ये इसके 4 भाग मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वह दोहरी इकाई कला झिल्ली से निर्मित होती है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों ही कैसे हैं? दोहरी इकाई कला झिल्ली से निर्मित कोशिकांग हैं। ठीक है, और तारककाय और राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। क्लियर? दूसरा है क्रोमेटिन जाल, जो कि क्रोमेटिन जाल संघनित होकर के कोश का विभाजन के समय यह क्रोमेटिन जाल ये इस तरह से होता है अंदर। पहले ये क्या है? एक जाल के रूप में इधर उधर ये बिखरा हुआ रहता है, और बाद में ये संघनित होकर के इस तरह से रूप में ये आ जाता है, तो जिसको बोलते हैं हम बाद में गुणसूत्र। ठीक, तो जो कि क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं के केंद्र होते हैं। और केंद्रक द्रव्य, इसमें भरा हुआ जो तरल पदार्थ है वह केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। और चौथा और इंपॉर्टेंट भाग इसका केंद्र का। जो केंद्र का है, इसके एक किनारे पर पाई जाती है, और यह भी कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ठीक है, एक तरह से इसी का भाग है ये केंद्रक का, लेकिन इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और जो गुणसूत्र है ना, उनमें एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। जो क्रोमोसोम थे यहां पर इस तरह से ये वाला जो भाग है, तो ये जो क्या है? केंद्रिका। तो ये जो गुणसूत्र है यहां पर, तो गुणसूत्रों का कुछ भाग क्या होता है? इस तरह से गुणसूत्र फैले हुए हैं, तो कुछ हिस्सा गुणसूत्रों का इस केंद्रिका के टच में आता है। तो गुणसूत्र का वह भाग जो किसके टच में आ रहा है? इस केंद्रिका के टच में आ रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। वह स्थान जहां केंद्रिका गुणसूत्र स्थलों से जुड़ी हुई रहती है। गुणसूत्र के वे हिस्से जो उस केंद्रिका के टच में आते हैं, उन हिस्सों को हम क्या बोल देते हैं? नॉर कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका का जो मुख्य काम है वो क्या है? आरआरएनए का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, आरआरएनए का मुख्य रूप से जो संश्लेषण होता है वो कहां होता है?
केंद्रका के अंदर होता है। ठीक, जो केंद्रका है उसके खोजकर्ता कौन है? फोंटाना, ये मैंने बता ही दिया। झिल्ली रहित कोशिकांग ये होता है। ठीक है, और राइबोसोम की फैक्ट्री, ठीक है, किसे कहते हैं? केंद्रका को कहा जाता है। प्रोटीन, राइबोसोम को तो बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम, राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस केंद्रका को किस नाम से जाना जाता है? केंद्रका को राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से, राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसके भाग हो गए। ठीक, इनके बारे में सब बातें हो गई। क्रोमेटिन तंतु डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। जो गुणसूत्र थे, जो क्रोमेटिन जाल था, जो संघनित होकर के गुणसूत्र बना रहा था, वह गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये पूरी बात हो गई हमारी केंद्रक के बारे में। तो ये हो गए हमारे कोशिकांग हैं, जो जंतु कोशिका है, मुख्य रूप से जंतु कोशिकांगों के जंतु कोशिका के जो कोशिकांग है उनके बारे में। यहाँ पर एक रिक्तका हमने एक अलग से पढ़ी है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं का एक कोशिकांग और होता है अलग से, जिसे हम बोलते हैं लवक। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा वो यहाँ पे हमने नहीं की है। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया कोशिकांग के बारे, कोशिका और कोशिकांग के बारे। ओके, थैंक यू।